तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने बात की थी कुछ फ्रिक्शन फैक्टर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज बात करेंगे कुछ नंबर्स की जो हमारे फ्लूइड में काम आते हैं या फिर किसी भी फ्लो में जो है कोई प्लेन फ्लो जो है फ्लो करती है तो एयर के बीच में ही फ्लो करती है। जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ों में कुछ जो है नंबर्स के काम आते हैं, ठीक है। तो उन नंबर्स की हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ ट्रिक्स लिखी हुई हैं इनको याद करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर है हमारा कॉची नंबर, ठीक है। कॉची नंबर क्या होता है, देखिए सारे जो नंबर्स होते हैं वो किसी ना किसी फोर्स के रेशियो होते हैं, ठीक है। एक फोर्स का दूसरे फोर्स के रिस्पेक्ट में रेशियो होता है, तो उन रेशियो को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी एक नंबर के द्वारा, ठीक है। और इन नंबर्स का यूज फ्लो को जो है क्लासिफाई करने में किया जाता है या फिर पता करने में किया जाता है कि किस प्रकार का फ्लो है, वहाँ पे कैसा फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं अगर कॉची नंबर की, तो जो कॉची नंबर होता है वो इनर्शिया फोर्स और इलास्टिक फोर्स का रेशियो होता है, ठीक है। इनर्शिया फोर्स और इलास्टिक फोर्स, अगर इसको हमको कैलकुलेट करना है, अगर इनर्शिया फोर्स और इलास्टिक फोर्स नहीं दिया है तो एक अलग फार्मूला होता है आपका। देखिए दो फार्मूले हर जो है नंबर्स के दिए हुए हैं। ये होता है v वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कह सकते हैं आप, और c वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉची नंबर। अगला बात करते हैं मैक नंबर की। तो मैक नंबर हमारा होता है, देखिए कॉची नंबर और मैक नंबर की अगर हम बात करें तो अगर हम कॉची नंबर का अंडर रूट निकाल दें, देखिए b/c का होल स्क्वायर है, इसका अगर अंडर रूट कर दें तो क्या हो जाएगा b/c, और यही हमारा क्या होता है मैक नंबर। देखिए मैक नंबर हमारा यही होगा, यानी अगर हम कॉची नंबर का अंडर रूट कर दें तो वही मैक नंबर हो जाएगा। इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक। तो इससे हम निकाल लेंगे मैक नंबर। इससे भी हम क्या करते हैं, फ्लो को क्लासिफाई करते हैं। अगला है हमारा रिनॉल्ड नंबर। रिनॉल्ड नंबर क्या होता है, इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो, ठीक। इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का, इससे हम बताते हैं कि फ्लो आपका लैमिनार है या फिर टर्बुलेंट है या ट्रांजिशन स्टेट में है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका रिनॉल्ड नंबर। आप याद कर सकते हैं, कुछ ट्रिक्स दी हुई है। रे से हो गया आपका रिनॉल्ड, वहाँ से हो गया क्या, विस्कस फोर्स, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। अगला है आपका वेबर नंबर। वेबर नंबर होता है अंडर रूट में इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है। सरफेस टेंशन आपका किससे डिनोट किया जाता है, सिग्मा से। तो वही चीज हो गया v रूट में सिग्मा एल अपॉन रो एल अपॉन सिग्मा, ठीक। अगला है आपका फ्राउड नंबर। फ्राउड नंबर ग्रेविटी फोर्स हो जाएगा, जी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स v अपॉन अंडर रूट 2g। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्राउड नंबर दे देता है तो आपको वेलोसिटी याद करने को दे देता है, तो फ्राउड नंबर रख के अंडर रूट 2g से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, फ्लो वेलोसिटी चली आएगी। अगला है आपका यूलर नंबर। यूलर नंबर जो आपका होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स। अब प्रेशर फोर्स v अंडर रूट रो अपॉन p, ठीक है। अब अगले नंबर्स पे चलते हैं। अगला नंबर है हमारा, अगला नंबर है कैपिलरी नंबर। कैपिलरी नंबर होता है म्यू v अपॉन सिग्मा, यानी विस्कस फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक। अब बात करते हैं न्यूटन नंबर की। तो न्यूटन नंबर जो होता है वो यूलर नंबर का जस्ट अपोजिट होता है, इनवर्स होता है, ठीक है। तो बात करें अंडर रूट प्रेशर फोर्स अपॉन इनर्शिया फोर्स, हमारा यूलर नंबर क्या था, इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स था, तो उसका जस्ट अपोजिट हमारा हो जाएगा न्यूटन नंबर। अब बात करते हैं बॉन्ड नंबर की। तो बात करते हैं बॉन्ड नंबर की। बॉन्ड नंबर हमारा है ग्रेविटी फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है। बॉन्ड नंबर क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स। इसको कैलकुलेट करना होगा कैसे, रो एल स्क्वायर जी अपॉन सिग्मा। बात करते हैं आर्किमिडीज नंबर की। आर्किमिडीज नंबर होता है ग्रेविटी फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, यानी रो एल स्क्वायर अपॉन जी। थोमा नंबर ये कैविटेशन नंबर होता है, इसे कैविटेशन के कैलकुलेशन में किया जाता है, तो ये होता है p माइनस पी वी अपॉन हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक। तो ये सारे नंबर्स हो गए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लर्न कर लेंगे, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो की अकॉर्डिंग टू द मैक नंबर, रिनॉल्ड्स नंबर एंड अदर्स, ठीक है। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो ऑन द बेसिस ऑफ मैक नंबर। मैक नंबर के बेसिस पर अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फ्लो की, तो सब अगर हम बात करें तो पहले इनको देखिए 0.3, 0.9, 1.1 एंड 7 इन्हीं के अकॉर्डिंग बांटा गया है। अगर आपका मैक नंबर 0.3 से कम है तो क्या होगा, 0.3 से 0.9 के बीच में है तो कौन सा फ्लो होगा, 0.9 से 1.1 के बीच में है तो कौन सा फ्लो होगा, और 1.1 से 7 के बीच में फिर कौन सा फ्लो होगा, और 7 से अधिक है तो कैसा फ्लो होगा, ठीक है। अगर हम बात करें मैक नंबर आपका 0.3 से कम है, लेस देन है, तो आप क्या करेंगे, इस फ्लो को आप इनकम्प्रेसिबल फ्लो कहेंगे, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो कहेंगे। और इसका एग्जांपल देखा जाए अगर,
तो जो गैसेस लो वेलोसिटी से फ्लो करती हैं उन्हें उनका मैक नंबर क्या 0.3 से कम होना चाहिए, ठीक है, तभी वो जो है लो वेलोसिटी से गैसेस फ्लो करेंगी। फिर है लो वेलोसिटी लिक्विड फ्लो, ठीक है, लो वेलोसिटी लिक्विड फ्लो आप विस्कस फ्लो कह सकते हैं या लैमिनार फ्लो इसको कह सकते हैं, ठीक है। अगर मैक नंबर 0.3 से कम होगा तो कैसा हो जाएगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, यही पूछा गया है आपसे। अगला है आपका अगर रिनॉल्ट नंबर 0.3 से 0.9 के बीच में है तब कैसा फ्लो होगा, सब सोनिक फ्लो होगा। और ये जो आपकी एरोप्लेन होती हैं वो सब सोनिक फ्लो करती हैं, मतलब उनकी जो वेलोसिटी होती है वो सब सोनिक वेलोसिटी होती है और उनका मैक नंबर अगर देखा जाए तो 0.3 से 0.9 के बीच में होता है। वही अगर हम बात करें 0.9 से 1.1 के बीच में तो ये ट्रांसोनिक और सोनिक फ्लो, देखिए सोनिक फ्लो और ट्रांसोनिक फ्लो सेम होता है। और जो कंप्रेसिव ब्लेड्स होती हैं आपकी वो आपकी कौन सी फ्लो करती हैं, ये ट्रांसोनिक या सोनिक फ्लो करती हैं, ठीक है। अगला है आपका 1.1 से 7 के बीच में अगर आपका मैक नंबर तो कौन सा होगा, सुपरसोनिक फ्लो होगा, ठीक है। ट्रांसोनिक के बाद कौन सा आएगा, सुपरसोनिक फ्लो। जो आपकी मिसाइल्स होती हैं, जितनी भी मिसाइल्स होती हैं आपकी सुपरसोनिक फ्लो करती हैं। हाई स्पीड एरोप्लेन्स जो होंगे वो आपको सब सोनिक में आएंगे 0.3 से 0.9 के बीच में। लेकिन अगर हाई स्पीड एरोप्लेन्स की बात कह दिया तो 1.1 से 7 के बीच में होगा और ये हाई स्पीड एरोप्लेन्स होंगी, ठीक है। जेट एयरवेज की नाम आपने सुने होंगे तो 1.1 से 7 के बीच में। ये सारे एग्जांपल्स हैं, ये पूछे जाते हैं। अगला है आपका हाइपरसोनिक फ्लो जो रॉकेट्स होती हैं और सैटेलाइट्स होती हैं आपकी, ये दोनों हाइपरसोनिक फ्लो यानी इनकी वेलोसिटी हाइपरसोनिक होती है। अब बात करते हैं रिनॉल्ट नंबर के अकॉर्डिंग फ्लो का जो है टाइप्स क्या क्या होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिनॉल्ट नंबर टाइप्स ऑफ फ्लो, तो पहला है आपका लेमिनार फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। 3 टाइप्स के फ्लो जो है रिनॉल्ट नंबर के आधार पर डिवाइड किए जाते हैं, लेमिनार, ट्रांजिशन और टर्बुलेंट फ्लो। तो अगर पाइप फ्लो हो रहा है तो रिनॉल्ट नंबर अगर 2000 के बराबर या कम है तो लेमिनार होगा, 2000 से 4000 के बीच में तो क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। अगर 4000 से ज़्यादा है या उससे बराबर है तो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो। अगर वहीं हम ओपन चैनल फ्लो की बात करें तो रिनॉल्ट नंबर अगर 500 से कम है तो क्या हो जाएगा, लेमिनार फ्लो। अगर 500 से 2000 के बीच में तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन फ्लो। अगर 2000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। पाइप फ्लो और ओपन चैनल फ्लो में रिनॉल्ट नंबर डिफर करता है। अब बात करते हैं बाउंड्री लेयर क्या होती है। अगर आपकी कोई पाइप मान लीजिए कोई कहीं पे भी ओपन चैनल में पानी फ्लो कर रहा है, या आपकी कोई बॉडी आ जाती है आपके बीच में, कोई बॉडी यहाँ पे कोई पिंड आपका आ जाता है, तो पिंड जब आता है तो क्या होता है, लिक्विड आपका आता है, इसके रास्ते में पिंड पड़ता है तो ये इसके चारों तरफ से होकर जो है आगे बढ़ता है, ठीक है, आगे बढ़ता है। तो क्या होता है, जो ये बॉडी होती है आपकी, इस बॉडी के पास में इसके बॉडी से सटी हुई जो वाटर की लेयर होती है, लिक्विड की लेयर होती है, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। और वेलोसिटी जब आगे बढ़ती है तो एक ग्रेडियंट बनता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। प्रेशर का भी यही काम होता है, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। तो वह लेयर जहां पर वेलोसिटी का मान अफेक्ट होता है उस पूरी लेयर को क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। तो वही बाउंड्री लेयर कहते हैं। तो वही बाउंड्री लेयर फ्लो की अगर हम बात करें तो अगर रिनॉल्ट नंबर 3 × 10⁵ से कम है तो आपका कैसा फ्लो हो जाएगा, लेमिनार। 3 × 10⁵ से 5 × 10⁷ के बीच में है तो आपका ट्रांजिशन फ्लो होगा, और 5 × 10⁷ से अधिक है तो कौन सा हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो। अगर हम वही सॉइल की बात करें, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में भी सीपेज होता है, आपका पता होगा। तो अगर सॉइल की बात है, अगर उसमें आपका रिनॉल्ट नंबर 1 से कम है तो लेमिनार होता है। कई बार पूछा गया है सबसे ज़्यादा कि सॉइल के बीच में अगर फ्लो हो रहा है आपका तो रिनॉल्ट नंबर अगर 1 से कम होगा तो आपका कैसा होगा, लेमिनार फ्लो। 1 से 2 के बीच में होगा तो कैसा होगा आपका, ट्रांजिशन फ्लो। 2 से अधिक होगा तो टर्बुलेंट फ्लो। ठीक, इतना समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो ऑन द बेसिस ऑफ फ्राउड नंबर। जो फ्राउड नंबर होता है आपका, उसके बेसिस पर अगर हम टाइप्स ऑफ फ्लो को डिवाइड करें तो अगर फ्राउड नंबर आपका 1 से कम है, यानी जो आपका डेप्थ ऑफ फ्लो है वो क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा है, ठीक है। क्रिटिकल डेप्थ की बात हम बाउंड्री लेयर में करेंगे, ओपन चैनल फ्लो में करेंगे, ठीक है। तो अगर फ्राउड नंबर आपका 1 से कम है, यानी आपका जो चैनल का डेप्थ है वो क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा है, इसका मतलब आपका फ्लो कैसा होगा, सब क्रिटिकल होगा, स्ट्रीमिंग होगा, और कैसा होगा, ट्रैंक्विल। देखिए ट्रैंक्विल कई बार पूछा गया है, ट्रैंक्विल फ्लो, ठीक है। तो ये तो आप ध्यान रखेंगे, सब क्रिटिकल तो सब लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन स्ट्रीमिंग और ट्रैंक्विल आप लोग
अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला है आपका फ्राउड नंबर अगर 1 के बराबर हो गया, यानी जो डेप्थ आप फ्लो है वो भी कितना हो, किसके बराबर हो जाएगा, क्रिटिकल डेप्थ के बराबर हो गया, यानी क्रिटिकल फ्लो हो गया। बात करते हैं अगर फ्राउड नंबर आपका 1 से ज़्यादा हो गया, यानी डेप्थ जो है वाटर की डेप्थ जो फ्लो हो रही हो क्रिटिकल डेप्थ से कम है, तो ये सुपर क्रिटिकल फ्लो कहलाएगा। इसे टोरेंशियल फ्लो कहते हैं। देखिए यहाँ ट्रैंकिल था, यहाँ टोरेंशियल है। शूटिंग फ्लो यही होता है आपका, इसमें फ्राउड नंबर आपका 1 से ज़्यादा होता है। बात करते हैं ये, इसको हम रैपिड अनस्टेबल भी कहते हैं, ठीक है, इनकी वेलोसिटी बहुत तेज होती है। अब हम बात करते हैं फ्लो थ्रू पाइप्स। पाइप के द्वारा अगर फ्लो हो रहा है तो चलिए बात करते हैं फ्लो थ्रू पाइप की। अगर पाइप के द्वारा फ्लो हो रहा है तो फिर कैसे होगा, उसमें क्या क्या बातें होंगी। तो देखिए जो सबसे पहले बात करें, अगर ये कोई आपकी पाइप है, इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो कहीं पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, कहीं पे शियर स्ट्रेस ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, ठीक है। तो ये क्यों होता क्यों है, देखिए यहाँ पे शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, तो वेलोसिटी में चेंजेस क्यों होते हैं, क्या आप जो है जितना इनपुट देते हैं 100% आपको आउटपुट प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है, इन सब चीज़ों की बात करें तो ये देखिए इनके बाउंड्री पर, जब जो बाउंड्री होती है कभी 100% स्मूथ नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ रफनेस होगा। तो रफनेस के कारण इस बाउंड्री से जो लिक्विड टकराता है उसके कारण क्या होता है कि लॉसेस होते हैं, उसी को कहते हैं हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन जो होता है आपको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डार्सी-वेवेज फॉर्मूला है आपका। देखिए डेरिवेशन हम कराएंगे मेंस के लिए आपके, अभी आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है जो आपको याद होगा लेकिन बताना जरूरी है, ठीक है। तो बात करेंगे यार हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा, HF बराबर होता है आपका 4FLB² 2 ठीक है। 4F आपका फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट होता है, और अगर 4F की बात करें तो ये फ्रिक्शन फैक्टर कहलाता है, ठीक है। तो अगर कॉफिशिएंट दिया है तो आप स्मॉल f की जगह 4 साथ में लेकर रखेंगे, लेकिन फ्रिक्शन फैक्टर दिया है तो केवल वही वैल्यू रख देंगे 4F की जगह पे। L हो गया लेंथ ऑफ पाइप, V हो गया वेलोसिटी इन पाइप। देखिए V जो लिया जाता है वो एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी आपकी होती है, ठीक है, ना तो मैक्सिमम होती है ना तो मिनिमम होती है, ये आपकी मीन वेलोसिटी होती है, ठीक है। G आपका जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, D आपका डाया पाइप, ठीक है। इन सब वैल्यू को रखेंगे तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन निकल के आएगा, और ये जो हेड लॉस होता है आपका मेजर हेड लॉस होता है, और सारे जो ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट या पाइप बेंड या फिर ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप, जो भी चीज़ें होती हैं आपकी वो माइनर हेड लॉस कहलाती हैं, लेकिन ये आपका मेजर होता है और इसे कंसीडर जरूर किया जाता है। अगर हम किसी भी पाइप का डिज़ाइन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे मेजर हेड लॉस जरूर लिया जाएगा। माइनर हेड लॉस को हम कभी कभार छोड़ भी देते हैं, लेकिन जो मेजर हेड लॉस होता है वो 100% लेना जरूरी होता है। अगर हम बात करें फ्रिक्शन जो कॉफिशिएंट है, आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी 16/RE, मतलब रिनॉल्ड नंबर को 16 के नीचे रख देंगे तो आपका फ्रिक्शन कॉफिशिएंट आएगा, अगर यहीं पे 64 कर देंगे तो फ्रिक्शन फैक्टर आएगा। ये किसके लिए वैलिड है, RE आपका 2000 से कम हो, यानी विस्कस फ्लो के लिए, ठीक है। और यही आपका अगर रिनॉल्ड नंबर 4000 से 10⁶ के बीच में, तो जो आपका फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, ये भी फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की बात कर रहा है, 0.079 RE की पावर 1/4, 0.079 RE की पावर 1/4। ये आपसे कई बार इसी फॉर्मूले पर आपको क्या निकालने को पूछा है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू, ठीक। अब हम बात करते हैं अगर फ्लो हो रहा है आपका पाइप में तो किन किन फॉर्मूलों की मदद से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं उसमें। तो एक होता है आपका चेजी फॉर्मूला, चेजी कॉफिशिएंट से आप निकालते हैं इसको। चेजी फॉर्मूला क्या होता है, B बराबर C√MI। M आपका होता है जो है M बराबर होता है A/PW, यानी हाइड्रोलिक मीन रेडियस होता है आपका, ठीक है। यहाँ M बराबर A/PW, M आपका होता है हाइड्रोलिक मीन रेडियस, इसे कैपिटल R से भी दिखाते हैं, और I जो आपका होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, HF/L, मतलब L लंबाई में अगर पाइप फ्लो हो रहा है तो कितना हेड लॉस होगा, वही आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू रख देंगे। C आपका दिया होगा चेजी कॉफिशिएंट होता है। अब C की यूनिट कभी कभी पूछता है, तो जो C बराबर √2G/F होता है, ठीक है। G की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पे मीटर की पावर 1/2 सेकंड हो जाएगा, यानी M/L की पावर 1/2 S-1, ठीक है। ये आपसे दोनों पूछा गया है, ठीक, यूनिट ऑफ C। कई जगह लोग कहते हैं कि जो है C आपका यूनिटलेस होता है, क्योंकि देखने में लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, C की यूनिट होती है। अब मैनिंग फॉर्मूला की बात करें, देखिए पहला था चेजी फॉर्मूला, दूसरा मैनिंग। जनरली आपका यही यूज किया जाता है पाइप डिजाइन वगैरह में, जब आप पढ़ेंगे जो है किसी भी आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, तो उसमें भी आपकी सीवर की डिजाइन करने के लिए भी यही आपका फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है। तो V बराबर होता है 1/n, M की पावर 2/3, I की पावर 1/2, मतलब
m आपका हाइड्रोलिक मीन रेडियस हो गया, i आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो गया, n क्या होता है, रफोसिटी फैक्टर होता है मैनिंग के द्वारा, ये आपको जो है दिया होता है क्वेश्चन में, ठीक है। और c और n में अगर संबंध निकाला जाए तो c बराबर होता है 1/n m की पावर 1/6, ठीक है। अगर आपको c दिया है तो n निकाल सकते हैं, n दिया है तो c निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट फॉर न्यू पाइप एंड ओल्ड पाइप। अगर आपकी पाइप नहीं है तो उसकी रफनेस कम होगी, रफनेस कम होगी तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी आपका कम लिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0.0051 + 1/35d। अगर वही पाइप आपकी पुरानी हो चुकी है तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा, रफनेस ज्यादा होगी, तो क्या होगा वहां पे आप देखेंगे तो जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आएगा 0.01 1 + 1/35d, ठीक। अब बात करते हैं हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट। एक पाइप है आपकी, एक पतली पाइप जा रही थी, इसमें आपने क्या किया, एक जो है ज्यादा व्यास की मोटी पाइप अचानक जोड़ दिया इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका सडन इनलार्जमेंट तो हुआ, यहाँ वेलोसिटी v1 थी, यहाँ v2 हो गई, ठीक है। यहाँ जो है छोटा डाया था, यहाँ ज्यादा डाया हो गया। तो आप क्या करेंगे, तब आप यहाँ पे सडन इनलार्जमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, इसके कारण भी तो हेड लॉस होगा। तो उसके कारण जो हेड लॉस होता है वो निकाला जाता है v1 - v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g। मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी थी, यहाँ पर वेलोसिटी, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस करके 2g से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये सब आपके माइनर लॉसेस है, ठीक है। दूसरा है आपका हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब एक अधिक डायमीटर की पाइप आ रही थी, उसके बाद में हमने आगे क्या किया, एक कम डायमीटर की पाइप जोड़ दी, तो सडन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यहाँ पर वेलोसिटी v1 थी, यहाँ वेलोसिटी v2 हो गई। तो देखिए कहीं कहीं आपको hc बराबर 0.375 b2 स्क्वायर अपॉन 2g, कहीं कहीं 0.5 b2 स्क्वायर 2g। तो ये होता क्यों है ये हम बताएंगे आपको। देखिए एक्चुअली में इसका फॉर्मूला होता है v2 स्क्वायर अपॉन 2g 1/cc-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है एक्चुअल में फॉर्मूला। अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो cc है आपका, उसकी वैल्यू 0.62 रखते हैं, 0.62 रखते हैं तो 0.375 आता है। अगर वहीं 0.58 रखते हैं तो 0.5 आता है, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू को आप ध्यान रखेंगे और वहां पे क्वेश्चन में देखेंगे कि सीसी की वैल्यू कितना ले रहा है और आप जो है इन दोनों के अदर दे रहा है, तो इसमें रख के आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये भी आपकी माइनर लॉस है। अगला है आपका हेड लॉस एट एंट्रेंस ऑफ पाइप। मतलब आपका कोई टैंक है, टैंक है ये आपका, टैंक से किसी पाइप को जोड़ा गया है, तो इस पाइप के एंट्रेंस पर भी तो आपका हेड लॉस होगा। तो वो कितना होता है, वो 0.5 b स्क्वायर अपॉन 2g होता है। ये वेलोसिटी पहली पाइप की वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं लॉस ऑफ हेड एट एग्जिट ऑफ पाइप। मतलब अगर कोई पाइप इन्वायरमेंट में अपना पानी छोड़ रही है, ठीक है, एग्जिट पर इन्वायरमेंट में छोड़ रही है, तो क्या होता है b स्क्वायर अपॉन 2g, और ये जो होगा लास्ट वाले पाइप की वेलोसिटी होगी, ठीक। वही चीज दिया यहाँ पे। अब लिखा है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप। कोई भी पाइप है उसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई भी पिंड आ गया, तो इस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आपका क्या होगा। देखिए कोई पाइप है, इसमें बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो उसके कारण हेड लॉस क्या होगा, b स्क्वायर अपॉन 2g a अपॉन cc a माइनस ए। देखिए ये पाइप का एरिया स्मॉल है, आपका ऑब्स्ट्रक्शन का एरिया है, cc कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा जरूर, तो वहां पे आप करेंगे -1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे देखिए आप देखेंगे तो जो है सडन कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो हो रहा था वही सेम फॉर्मूला है, बस सीसी की वैल्यू चेंज कर दी गई है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। लास्ट है आपका हेड लॉस ड्यू टू बेंड पाइप, ठीक है। पाइप में अगर बेंड है, कोई पाइप आपकी सीधी जा रही थी, ठीक है, और बेंड हो गई रास्ते में, या फिर कोई पाइप थी आपकी, उसमें एक पाइप आपकी टी ज्वाइंट हो गई, तो वहां पर जो हेड लॉस होगा वो कितना होगा, तो वो होता है HB बराबर KV स्क्वायर अपॉन 2G। K जो होता है आपका बेंड कोएफिशिएंट होता है, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ बेंड अपॉन डाई ऑफ पाइप। रेडियस ऑफ बेंड अपॉन डाई ऑफ पाइप, ठीक है। रेडियस ऑफ बेंड अपॉन डाई ऑफ पाइप करेंगे तो आपको बेंड कोएफिशिएंट निकल के आएगा। और ये जो बेंड कोएफिशिएंट होता है वेरियस पाइप्स के लिए, देखिए क्या क्या होता है, टी अगर है आपका, मैंने अभी बताया अगर टी है तो 1.8 लिया जाएगा की वैल्यू। एल्बो है, मतलब आपका जो है 90 डिग्री पर मोड़ रहा है तो कितना लिया जाएगा आपका 0.9। 45 डिग्री पर मोड़ रहा है तो 0.4 लिया जाएगा। 90 डिग्री शार्प एल्बो है तो 1.2 लिया जाएगा। एबव वैल्यू है अगर आपका, मतलब एंगल वैल्यू किसी भी एंगल पर है तो 5 लिया जाएगा। और गेट वाल्व हाफ ओपन है तो कितना हो जाएगा 5.6, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में आपसे बात करेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, टोटल एनर्जी लाइन, इक्विवेलेंट पाइप। अगर आपको जो है कोई पाइप है और उसको पाइप को आप रिप्लेस करके किसी अदर डायमीटर की पाइप को यूज करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, हेड लॉस क्या होंगे, ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।